हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। कैसे हो आप लोग? उम्मीद करता हूँ कि अच्छे होंगे और जो आपकी स्टडी प्रिपरेशन है वो अच्छी चल रही होगी। आज अपन स्टार्ट कर रहे हैं एक्सरसाइज 15। कौन सी? एक्सरसाइज 15। जो एक्सरसाइज 15 है ना, ये कौन किस पर है? एक तो वृत्त की परिधि एवं क्षेत्रफल। वृत्त की परिधि एवं क्षेत्रफल, ठीक है। तो सबसे पहले अपन स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले तो ये जानेंगे कि जो वृत्त होता है, सर्किल होता है क्या? सर्किल ये होता क्या है, अर्थात जो सर्किल होती है इसकी डेफिनेशन होती क्या है। तो देखो, वैसे तो आप पढ़ते आ रहे हो 5th-6th क्लास से, है ना, सर्किल के बारे में। फिर मैं बता देता हूँ आपको जो कुछ बेसिक बातें इसकी रिलेटेड वृत्त से, वो ठीक है। तो देखो, जो वृत्त होता है ना, एक मिनट। देखो, जो सर्किल होता है ना, वृत्त, ये होता क्या है? पहले तो है ना, मैं इसका जो डायग्राम है, जो चित्र है, वो बना के बता रहा हूँ आपको। जैसे ये कोई वृत्त है, अब इसका केंद्र है ये वाला, और इसको मैं ओ बिंदु दे दिया। कौन सा बिंदु दे दिया? ओ। ओ को क्या कहते हैं अपन? सेंटर पॉइंट। सेंटर पॉइंट या तो सेंटर पॉइंट कहेंगे, या फिर जो हिंदी में कहेंगे तो क्या कहेंगे इसको? केंद्र कहेंगे, ठीक है। जो ओ पॉइंट है इसको क्या कहेंगे? केंद्र कहेंगे। अब वृत्त होता क्या है, इसकी डेफिनेशन होती क्या है, ये बता रहा हूँ मैं आपको, ठीक है। देखो, जो वृत्त होता है ना, ये क्या होता है? एक स्थिर बिंदु रहता है। अब जो स्थिर बिंदु है ना, वो आपको दिख रहा कौन सा है? ओ पॉइंट है ना, ये ओ पॉइंट। इसको अपन स्थिर बिंदु कहते हैं। क्या कहते हैं? स्थिर बिंदु। अर्थात इसकी डेफिनेशन देखा जाए ना वृत्त की, तो क्या होती है? किसी स्थिर बिंदु से, क्या? किसी स्थिर बिंदु से, है ना। अब जैसे ये बिंदु है यहाँ पर, स्थित बिंदु, किसी स्थिर बिंदु से निश्चित दूरी, यानी उस बिंदु से निश्चित दूरी पर स्थित सभी बिंदुओं का बिंदुपथ क्या कहलाता है? वृत्त कहलाता है। क्या कहलाता है? वृत्त। देखो, एक बार और बता रहा हूँ। किसी स्थिर बिंदु से, क्या? किसी स्थिर बिंदु से निश्चित दूरी पर स्थित सभी बिंदुओं का बिंदुपथ क्या कहलाता है? वृत्त कहलाता है। अब जैसे निश्चित बिंदु, जो निश्चित बिंदु है ना, वो कौन कौन से हैं? जैसे ये है, ये तो निश्चित बिंदु है ना। अब इस निश्चित बिंदु से निश्चित दूरी पर, यानी ये तो स्थिर बिंदु हो गया। निश्चित का मीन्स यहाँ पर स्थिर बिंदु है ना। अब इस स्थिर बिंदु से निश्चित दूरियों पर, जैसे निश्चित दूरियों पर एक बिंदु में जैसे ये ले लिया, है ना, इस केंद्र से निश्चित दूरी पर जैसे ये है। अब इसी केंद्र से जो स्थिर बिंदु है, इसी से निश्चित दूरी पर एक बिंदु, जैसे मैं यहाँ पर ले लिया, एक यहाँ पर ले लिया। अपन कहीं भी ले सकते हैं, बस जो दूरी है ना वो निश्चित रहनी चाहिए। निश्चित का मीन्स समान दूरी रहनी चाहिए। क्या रहनी चाहिए? समान। जैसे मैं ये ले लिया, ये ले लिया, तो जहाँ पर ये आपको ही पॉइंट दिख रहे हैं ना, एक तो ये वाला, ये वाला, ये वाला, मतलब अनेक पॉइंट ले सकते हैं। अब इनको अपन मिलाएंगे ना, इनको आपस में मिलाएंगे ना, तो जो आकृति प्राप्त होगी ना, तो इसको अपन क्या कहेंगे? वृत्त कहेंगे। क्या कहेंगे? वृत्त कहेंगे। अर्थात वृत्त होता क्या है? किसी निश्चित बिंदु से या किसी स्थिर बिंदु से, है ना, इस किसी स्थिर बिंदु से निश्चित दूरियों पर स्थित बिंदुओं का बिंदुपथ क्या कहलाता है? वृत्त कहलाता है, ठीक है। अब वृत्त, ये तो हो गया वृत्त, है ना। अब जैसे ये वृत्त है ना, ये इसका केंद्र दे रखा ओ, ठीक है। क्या दे रखा है? केंद्र ओ। तो जो वृत्त की जो अनेक पार्ट्स होते हैं, वृत्त के अनेक पार्ट्स का मीन्स, जैसे त्रिज्या हो गई एक, तो क्या हो गई? त्रिज्या, जिसको अपन इंग्लिश में रेडियस बोलते हैं, ठीक है। अब त्रिज्या क्या होती है? त्रिज्या क्या होती है? त्रिज्या हुआ ना, अपन आर से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं? आर से। तो देखो, जो त्रिज्या होती है ना, ये क्या होती है? जो वृत्त का केंद्र होता है ना, क्या? वृत्त का केंद्र। और जो परिधि दिख रही है ना, इसको अपन परिधि कहेंगे। जो गोल वाला ये दिख रही है ना, ये रेखा, ये पूरी, ये वाला, ये पूरा बंद वक्र दिख रहा है, ये ऐसा ना, इसको क्या कहेंगे अपन? परिधि कहेंगे, ठीक है। तो जो त्रिज्या होगी ना, वो वृत्त के केंद्र को, है ना, जो परिधि है ना, इसको मिलाने वाली रेखा है ना, ये वाली, इसको क्या कहेंगे? त्रिज्या कहेंगे। या ऐसे भी कह सकते हैं, वृत्त का केंद्र तथा परिधि के बीच की दूरी क्या कहलाती है? त्रिज्या कहलाती है, ठीक है। तो इसको अपन किससे डिनोट करते हैं? आर से डिनोट करते हैं, ठीक है। आगे देखते हैं अब इसमें जैसे ये वृत्त है, त्रिज्या तो हो गई क्लियर, ठीक है। त्रिज्या क्या होती है? वृत्त के केंद्र तथा परिधि के बीच की दूरी क्या कहलाती है? त्रिज्या कहलाती है ना। अब इसके अनेक, जैसे ये है, इसको अपन परिधि कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? परिधि कहते हैं, पैरामीटर कहते हैं, ठीक है। परिधि, ये तो पता ही है आपको, है ना। अब एक आता है चाप। क्या? चाप। अब ये चाप होता क्या है?
आर्क, ठीक है, इंग्लिश में आर्क बोलते हैं इसको। अब चाप होता क्या है, चाप किसे कहते हैं? तो जो परिधि होती है ना, वृत्त की जो परिधि होती है ना, उसका टुकड़ा क्या कहलाता है? चाप कहलाता है। जैसे परिधि है, ये पूरी परिधि है, अब मैं जैसे इसका टुकड़ा इतना सा ले लिया, इतना सा ले लिया, है ना, ऊपर से ये ले लिया, जैसे मैं इसको काट दिया इस वृत्त को, जैसे एक मिनट आपको बता रहा हूँ, जैसे ये वृत्त है ना, मैं चाप की बात कर रहा हूँ, है ना। अब इसको मैं क्या कर रहा हूँ, जैसे काट देता हूँ, जैसे ये यहाँ से लेकर यहाँ तक काट दूँ तो ये वाला टुकड़ा हो गया, यहाँ से लेकर यहाँ तक काट दूँ तो ये टुकड़ा हो गया, यहाँ से लेकर यहाँ काट दूँ तो ये टुकड़ा हो गया। अर्थात जो चाप होता है ना, वो क्या होता है? परिधि का टुकड़ा होता है। क्या होता है? परिधि का टुकड़ा। तो ठीक है, जो चाप होता है वो क्या होता है? परिधि का टुकड़ा, ये याद रखना आपको, ठीक है। तो ये चाप हो गया। अब इसमें जैसे ये वृत्त है ना, अब चाप हो गया क्लियर, त्रिज्या क्लियर हो गई, है ना। अब इसमें एक तो क्या आता है? त्रिज्यखंड आता है, एक क्या होता है? वृत्तखंड आता है। क्या? एक तो त्रिज्यखंड, त्रिज्यखंड, है ना, और एक आता है त्रिज्यखंड, और एक आता है वृत्तखंड। एक तो त्रिज्यखंड और एक वृत्तखंड। तो ये होता क्या है? एक तो त्रिज्यखंड और एक वृत्तखंड। तो इसके बारे में जानेंगे अपन, ठीक है। एक तो त्रिज्यखंड, एक वृत्तखंड। तो देखो एक मिनट, जैसे ये वृत्त है ना, मैं पहले बात कर रहा हूँ त्रिज्यखंड की। किसकी बात कर रहा हूँ? त्रिज्यखंड की। तो समझना ध्यान से, त्रिज्यखंड की बात कर रहा हूँ, ठीक है। त्रिज्यखंड, तो त्रिज्यखंड देखो, जैसे ये वृत्त का केंद्र है, इसको अपन ओ बिंदु को देते हैं ना, वृत्त का केंद्र है। अब एक त्रिज्या तो इधर ले लिया मैं, और एक त्रिज्या इधर ले लिया। अब त्रिज्या का आपको पता ही है, जो वृत्त की त्रिज्या होती है ना, वो समान लंबाई की होती है, ठीक है। यदि ये आर है तो ये भी आर रहेगी, है ना। तो दो तो त्रिज्याओं द्वारा, क्या? दो तो त्रिज्याओं द्वारा और एक चाप द्वारा, है ना, जो ये भाग रहता है ना, इसको अपन त्रिज्यखंड कहते हैं। क्या कहते हैं? त्रिज्यखंड। जो ये छायांकित भाग दिख रहा है ना आपको, ये वाला, ये पूरा, इसको क्या कहते हैं अपन? त्रिज्यखंड कहते हैं, है ना। अब त्रिज्यखंड कोई ज़रूरी नहीं है, जैसे मैंने क्या बोला, त्रिज्यखंड की जो डेफिनेशन होती है ना, वो क्या होती है समझो, एक बार ध्यान से सुनना, है ना। जो त्रिज्यखंड होता है ना, ये तो दो त्रिज्याओं द्वारा और एक चाप द्वारा, यानी वृत्त की दो त्रिज्याओं द्वारा तथा एक चाप द्वारा परिबद्ध क्षेत्र है ना, वो क्या कहलाता है? त्रिज्यखंड कहलाता है, ठीक है। परिबद्ध क्षेत्र, जैसे ये दो त्रिज्या हो गई, एक तो ये हो गई, एक ये हो गई, और इधर से मैं ये वाली क्या ले लिया? चाप ले लिया। अब दो त्रिज्याओं द्वारा और इस चाप द्वारा ये पूरा घिरा हुआ क्षेत्र दिख रहा है ना, ये वाला, है ना, इसको क्या कहेंगे अपन? त्रिज्यखंड कहेंगे। क्या कहेंगे? त्रिज्यखंड, ठीक है। तो ये तो त्रिज्यखंड हो गया। अब त्रिज्यखंड भी क्या होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। क्या होते हैं? दो प्रकार के। ये तो जैसे एक त्रिज्यखंड तो ये हो गया। अब कोई जरूरी थोड़ी है ये त्रिज्यखंड, तो ऊपर वाला भी तो त्रिज्यखंड ही तो है ना। ऊपर वाला त्रिज्यखंड कैसे है? जैसे ये दो त्रिज्या है, एक तो ये वाली, है ना, और एक ये वाली, और एक ये चाप दे रखा है ये वाला, है ना। तो दो त्रिज्याओं और इस चाप द्वारा ये ऊपर का है, ये वाला है, जो ये वाला एरिया है ना, ये भी तो त्रिज्यखंड ही तो है ना। तो ये नीचे वाला तो क्या कहलाएगा? मतलब ये तो छोटा है, तो छोटे को अपन क्या कहते हैं? लघु त्रिज्यखंड कहते हैं। क्या कहते हैं? लघु त्रिज्यखंड। तो ये तो हो जाएगा लघु त्रिज्यखंड, ठीक है। जो नीचे वाला है ये क्या कहलाएगा? लघु त्रिज्यखंड। और जो ऊपर वाला ना, ये कहलाएगा दीर्घ त्रिज्यखंड। क्या कहलाएगा? दीर्घ त्रिज्यखंड, ठीक है। तो त्रिज्यखंड क्या होता है? त्रिज्यखंड के बारे में बस आपको ये याद रखना है कि दो त्रिज्याओं तथा एक चाप द्वारा घिरा हुआ क्षेत्र क्या कहलाता है? त्रिज्यखंड कहलाता है। त्रिज्यखंड दो प्रकार के होते हैं, एक लघु त्रिज्यखंड होता है और एक दीर्घ त्रिज्यखंड होता है, ठीक है। तो ये त्रिज्यखंड का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। अब देखो आगे, अब एक आता है वृत्तखंड। क्या आता है? वृत्तखंड। जैसे ये वृत्त है, ठीक है। अब वृत्तखंड क्या होता है? जैसे अपन त्रिज्यखंड पढ़े थे ना, वैसे वृत्तखंड के बारे में वो करेंगे। तो वृत्तखंड से पहले ना, जो आपको जीवा के बारे में समझना है कि ये जीवा होती क्या है। जीवा किसे कहते हैं? तो जीवा क्या होती है? जो वृत्त को है ना, जो दो भागों में बांटने वाली रेखा होती है ना, उसको क्या कहते हैं अपन? जीवा कहते हैं। क्या? जीवा। यानी वृत्त को दो भागों में बांटने वाली रेखा जीवा कहलाती है। अब कोई ज़रूरी नहीं है, जैसे ये वाली खींच दिया मैं तो ये क्या कहलाएगी? जीवा कहलाएगी। कोई ज़रूरी नहीं, जैसे मैं ऊपर ये खींच दिया, ये भी क्या कहलाएगी? जीवा कहलाएगी। जैसे मैं इस केंद्र से होते हुए खींच दिया, एक कहाँ से? केंद्र से होते हुए खींच दिया,
तो ये भी क्या कहलाएगी, जीवा कहलाएगी। अर्थात अपन कह सकते हैं कि जो भी जीवा रहती है ना, वो क्या करती है, व्रत को दो भागों में बांटती है। जैसे मैं पहले इस जीवा की बात कर रहा था, तो एक तो ऊपर वाला भाग हो गया और एक नीचे वाला भाग हो गया। जैसे मैं इस बीच वाली जीवा की बात करूँ जो केंद्र से गुजर रही है ना, तो इसमें भी एक नीचे वाला भाग हो गया और एक ऊपर वाला भाग हो गया। कहने मीन्स ये हो गया कि जो जीवा होती है ना, वो व्रत को क्या करती है, दो भागों में बांटती है। ठीक है, अब इसी प्रकार जैसे ऊपर वाली जीवा थी, अब इसमें भी दो भागों में बांट रही है, एक तो नीचे वाला और एक ऊपर वाला। ठीक है, अब बात ये आती है कि जीवा में है ना, ये आपको ये वाली बात याद रखनी है, ये एग्जाम में पूछ लेता है 1 नंबर का क्वेश्चन, कि सबसे बड़ी जीवा, व्रत की सबसे बड़ी जीवा क्या होती है और सबसे बड़ी जीवा को क्या कहते हैं। ठीक है, तो देखो ये जो व्रत की सबसे बड़ी जीवा क्या होती है, केंद्र से गुजरती है, यानी केंद्र से गुजरने वाली जीवा क्या कहलाती है, व्रत की सबसे बड़ी जीवा कहलाती है ना। और जो वो सबसे बड़ी जीवा होती है ना, इसको अपन कहते हैं व्यास। क्या कहते हैं, व्यास। ठीक है, डायमीटर, ये याद रखना आपको। जो व्रत की सबसे बड़ी जीवा होती है ना, उसको अपन क्या कहते हैं, व्यास कहते हैं। तथा जो सबसे बड़ी जीवा होती है, ये व्रत के केंद्र से होकर गुजरती है, ये याद रखना है। ठीक है, तो ये जीवा का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। अब आगे देखो, अपन बात कर रहे थे व्रतखंड की। किसकी बात कर रहे थे, व्रतखंड की। अब व्रतखंड क्या होता है, जैसे ये जीवा है ना, जीवा का अपन को पता है कि जीवा ना जो व्रत को दो भागों में बांटती है। कितने भागों में बांटती है, दो भागों में बांटती है। अब एक तो ये ऊपर वाला भाग हो गया और एक ये नीचे वाला भाग हो गया। तो जो प्रत्येक भाग है ना, मतलब जीवा व्रत को दो भागों में बांटती है, तो दो भागों में बांटने पर जो प्राप्त भाग होते हैं ना, इन्हीं को अपन कहते हैं व्रतखंड। क्या कहते हैं, व्रतखंड। अब व्रतखंड भी क्या होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। क्या होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। ठीक है, अब दो प्रकार के कैसे होते हैं, जैसे नीचे वाला ये आपको दिख रहा है, ये वाला व्रतखंड है ना, ये वाला व्रतखंड, और एक ये ऊपर वाला है ना, ये ऊपर वाला, ये भी तो व्रतखंड ही है ना, नीचे वाला और ऊपर वाला, ये दो व्रतखंड हो गए। ठीक है, मतलब जीवा है ना, जो व्रतखंडों में बांटती है व्रत को। ठीक है, तो इसको तो अपन कहेंगे क्या, लघु व्रतखंड। क्या कहेंगे, लघु व्रतखंड। और जो ये ऊपर वाला है ना, इसको क्या कहेंगे अपन, दीर्घ व्रतखंड। क्या कहेंगे, दीर्घ व्रतखंड। ठीक है, नीचे वाला तो क्या कहलाएगा, लघु व्रतखंड, और ऊपर वाले क्या कहलाएगा, दीर्घ व्रतखंड। कोई भी व्रतखंड के बारे में पूछेगी आपको कि व्रतखंड की डेफिनेशन क्या होती है, तो आप सीधे से बता सकते हो कि व्रत को दो भागों में बांटते हैं ना, तो जो प्राप्त भाग होते हैं ना, वही व्रतखंड कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, व्रतखंड कहलाते हैं। और आप बना सकते हो डेफिनेशन, जैसे इसकी व्रतखंड की बात कर रहा हूँ मैं। ठीक है, जैसे ये जीवा है, ये जीवा दिख रही है और एक परिधि दिख रही है। मतलब अपन ये भी कह सकते हैं कि जीवा तथा परिधि द्वारा घिरा हुआ क्षेत्र, क्या, जीवा तथा परिधि द्वारा घिरा हुआ क्षेत्र क्या कहलाता है, व्रतखंड कहलाता है। या ऐसे भी कर सकते हो आप कि व्रत को दो भागों में बांटने पर जो प्राप्त भाग होते हैं उनको क्या कहते हैं, अपन व्रतखंड कहते हैं। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। जो छोटा वाला भाग होता है इसको लघु व्रतखंड कहते हैं, और जो बड़ा वाला भाग होता है इसको दीर्घ व्रतखंड कहते हैं। ठीक है, तो ये व्रतखंड भी क्लियर हो गया। अब अपन देखते हैं कि जो व्रत में है ना, एक तो क्या, जो 15 एक्सरसाइज है ना आपकी, इसमें एक तो व्रत की परिधि के बारे में पूछा जाएगा, है ना, मतलब व्रत की परिधि क्या होती है ना, और एक इसके त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालना है, तो उस कैसे निकालेंगे अपन, व्रतखंड का क्षेत्रफल निकालना, तो व्रतखंड का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे। जैसे अपन चाप पढ़े थे, क्या पढ़े थे, चाप। तो जो चाप जैसे मैं ले लिया, जैसे ये चाप ले लिया, तो जो ये चाप है इसकी लंबाई अपन कैसे निकालते हैं, तो ये सब अभी समझा रहा हूँ मैं, 1 मिनट। तो दोस्तों हम सबसे पहले पढ़ते हैं जो व्रत होता है ना, इसकी जो परिधि होती है, जैसे ये व्रत है ना, अब इसकी जो ये परिधि है ना, परिधि का मीन्स जो ये वाली लाइन दिख रही है ना, ये पूरा घेरा डाल रखी है ना, इसको परिधि कहते हैं। तो जो ये परिधि होती है ना, इसका क्षेत्रफल अपन कैसे निकालते हैं, मतलब इस परिधि का परिधि की लंबाई कैसे निकालते हैं। ठीक है, जैसे त्रिज्या है आर, क्या दे रखी है, आर त्रिज्या। तो जो परिधि है, परिधि की हम मान कैसे निकालते हैं, या इसका परिमाप कैसे निकालते हैं। ठीक है, तो देखो इसके लिए एक सूत्र है, व्रत की परिधि। जो व्रत की परिधि होती है ना, ये क्या होती है, 2πr। क्या होती है, 2πr। जहाँ पर जो ये आर है ना, ये आर, ये क्या है, व्रत की त्रिज्या है। क्या है, त्रिज्या, रेडियस है व्रत की। ठीक है, ये है त्रिज्या, है ना। बात ये आती है कि जो ये पाई दिख रहा है ना, क्या,
पाई। तो इस पाई का मान हमेशा आपको याद रखना है। एक तो होता है 22/7, क्या होता है 22/7, और एक होता है 3.14, मतलब 3.14, ठीक है, 3.14 यानी 3.14, ठीक है। ये याद रखना आपको। जो पाई होता है ना, इसका मान एक तो 22/7 होता है और एक होता है 3.14। अब बात यह आती है कि पाई का मान 22/7 कब रखे और या फिर 3.14 कब रखे, है ना। तो अगर क्वेश्चन में है ना जो पाई का मान 3.14 दे रखा है ना, तब तो आपको 3.14 रखना है, ठीक है। और अगर क्वेश्चन में कोई कंडीशन नहीं दे रखी कि पाई का मान 3.1 रखो, 14 रखो, या फिर पाई का मान 22/7 रखो, यानी कोई भी कंडीशन नहीं दे रखी ना क्वेश्चन में, तब हमेशा आपको पाई का मान क्या रखना है, 22/7 रखना है, ठीक है। वैसे आप 3.14 भी रख सकते हो, पर मोस्टली आपको क्या रखना है, 22/7, ठीक है। तो जो त्रिज्या है, जो वृत्त की परिधि है, तो इसके लिए 2πr ये वाला फॉर्मूला यूज में लेना पड़ेगा, ठीक है। अब जैसे ये है वृत्त है ना। अब इस वृत्त का ये तो केंद्र है ना। अब मैं वृत्त के क्षेत्रफल की बात करूँ, क्या करूँ, वृत्त के क्षेत्रफल की बात करूँ। अब क्षेत्रफल का मीन से हो गया कि जो ये है ना, ये परिधि है ना, इसके द्वारा ये कितना घेरा हुआ भाग है, ये पूरा है ना। तो ये क्षेत्रफल है ना, इसको निकालने के लिए भी एक फॉर्मूला है, ठीक है। तो ये क्षेत्रफल अपन कैसे निकालते हैं, ये वाला फॉर्मूला यूज में लेना आपको, πr²। कौन सा, πr²। अब पाई की वैल्यू वही है 22/7, ठीक है, या 3.14, ठीक है। अब आर क्या है, आर पता है रेडियस है, त्रिज्या है, वृत्त की त्रिज्या है। अब यहाँ पर r² दे रखा है, क्या दे रखा है, r² दे रखा है। अर्थात ये है कि जब भी r का मान होगा ना, वो 2 बार मल्टीप्लाई होगा, क्या 2 बार मल्टीप्लाई होगा। जैसे मैं सपोज करो एक एग्जांपल ले रहा हूँ कि r का मान 7 सेंटीमीटर है, कितना है 7 सेंटीमीटर है ना। तो पाई का मान 22/7 है ना, और जैसे r का मान कितना आ गया, 7 आ गया। अब यहाँ पर ये क्या होगा, 7 का स्क्वायर होगा। 7 का स्क्वायर का मीन्स होगा कि 7 को 2 बार मल्टीप्लाई करना है। कितनी बार मल्टीप्लाई करना है, 2 बार, ठीक है। तो ये 7 × 7 ऐसे सोल्व करना आपको, ठीक है। तो ये वृत्त का क्षेत्रफल हो गया। अब तीसरी बात आती है कि चाप की लंबाई, क्या, चाप की लंबाई। जो चाप की लंबाई होती है ना, इसको आप लिखो तो एल लिख लेना, मतलब जो चाप की लंबाई होती है ना, इसको डिनोट करते हैं अपन, जो कैपिटल एल है ना, एक मिनट, जो कैपिटल एल है ना, इसे डिनोट करते हैं। और जो वृत्त का क्षेत्रफल था ना, इसको अपन कैपिटल ए से डिनोट करते हैं, किससे, कैपिटल ए से। तो जो चाप की लंबाई होती है ना, इसका फॉर्मूला होता है πr/180। क्या होता है, πr/180। अब बात यह आती है कि जो पाई का मान तो अपन को बताइए कि 22/7 हो गया, 3.14 होगा, ठीक है। और जो आर है, इसका मान भी क्वेश्चन में दे रखा होगा, और जो थीटा है ना, इसका मान भी क्वेश्चन में दे रखा होगा। थीटा का मान ये हो गया कि कोई भी एंगल दे रखा होगा आपको, ठीक है, एंगल, थीटा का मान डिग्री में दे रखा होगा आपको। जैसे 45 मान लो, 60 मान लो, 90 मान लो, ठीक है। तो ये थीटा का मान क्या दे रखा है आपको, क्वेश्चन में दे रखा होगा, ठीक है। तो यहाँ पर वैल्यू पुट करनी है और सोल्व करना है। कब करना है, जब चाप की लंबाई के लिए पूछ रहा है क्वेश्चन, ठीक है। अब आगे चलते हैं, लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। किसका, लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, है ना। तो त्रिज्यखंड का मैं बताया था आपको, जैसे ये वृत्त है ना। अब वृत्त में क्या होता है कि 2 त्रिज्याओं द्वारा तथा एक चाप के द्वारा घिरा हुआ भाग क्या कहलाएगा, त्रिज्यखंड कहलाएगा। ये बात कर रहा है लघु त्रिज्यखंड, तो ये तो लघु त्रिज्यखंड हो जाएगा और ये दीर्घ त्रिज्यखंड हो जाएगा। अब देखो यहाँ पर जो लघु त्रिज्यखंड है ना, लघु त्रिज्यखंड, इसका क्षेत्रफल निकालने के लिए कौन सा सूत्र यूज में लेना पड़ेगा, πr²θ/360। जो थीटा है ना, ये वाला थीटा, इसका मान ये वाला रहता है, कौन सा रहता है, ये वाला मान रहता है। और ये आपको क्वेश्चन में दे रखा होगा, ये मान दे देगा 45 दे देगा, 60 दे देगा, 90 दे देगा, कुछ भी दे देगा, ठीक है। तो यहाँ पर ये थीटा का मान दे रखा होगा, आर भी क्वेश्चन में दे रखी होगी, पाई का मान रखना और आपको सोल्व करना है ना। तो ये तो हो गई बात लघु त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल की, है ना। अब कभी कभार क्या होता है, दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल भी पूछ लेता है। क्या पूछ लेता है, दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। तो दीर्घ त्रिज्यखंड ये है ना। अब देखो यहाँ पर दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल अपन कैसे निकालेंगे। तो दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, इधर ध्यान दो, आप इस चित्र में ध्यान दो, अच्छे से समझ में आएगा एक बार में। ये है
केंद्र दे रखा है इसका O, ठीक है। मैं इस दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालूं तो इसका क्षेत्रफल कैसे निकालूंगा मैं, जैसे ये पूरा वृत्त का क्षेत्रफल है, क्या है ये पूरा वृत्त का क्षेत्रफल है, मैं पहले सबसे पहले पूरे वृत्त का क्षेत्रफल निकाल लूँ। और जो वृत्त का क्षेत्रफल होता है उसका सूत्र आपको पता ही है, पाई आर स्क्वायर थीटा, वो सॉरी पाई आर स्क्वायर होता है, ठीक है। तो मैं पाई आर स्क्वायर लगा के इस पूरे वृत्त का क्षेत्रफल निकाल लूँ, ठीक है। अब इसमें से जो ये दिख रहा ना आपको, ये लघु त्रिज्यखंड है, इसका क्षेत्रफल घटा दूँ मैं, वृत्त के क्षेत्रफल में से मैं लघु त्रिज्यखंड मतलब ये वाला हटा दूँ, यानी ये वाला भाग हटा दूँ, है ना, ये वाला भाग। तो ये बताओ दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल आएगा या नहीं आएगा, आ जाएगा ना। तो कभी ट्यूशन में है ना आपको दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल पूछे, कौन सा दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल पूछे, तो सबसे पहले आप क्या करोगे, लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालना, कौन सा लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। और एक बार क्या करोगे आप, पूरा वृत्त का क्षेत्रफल निकालना, ठीक है, पाई आर स्क्वायर वाला फॉर्मूला लगा के, है ना। और फिर जो वृत्त का क्षेत्रफल होता है ना उसमें से कौन से को लेस करोगे, जो लघु त्रिज्यखंड है ना इसको लेस करना, ठीक है। मतलब वृत्त का क्षेत्रफल निकाल के, है ना, सबसे पहले तो आप क्या करोगे, वृत्त का क्षेत्रफल निकालोगे, फिर उसके बाद में क्या करोगे, जो लघु त्रिज्यखंड है ना इसका क्षेत्रफल निकालोगे, फिर वृत्त के क्षेत्रफल में से लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल माइनस कर देना, ठीक है। तो वो क्या रहेगा, दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल रहेगा, ठीक है। अब देखो आगे, ये रहा देखो, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल माइनस लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। अब इसी प्रकार देखो, एक होता है लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल, है ना। अब वृत्तखंड की भी वही बात है, जैसे ये है, एक मिनट, जैसे ये वृत्त है, वृत्तखंड अभी बताया था मैं आपको, यानी वृत्त को दो भागों में बांटते हैं तो वो जो प्रत्येक भाग होता है वो क्या कहलाता है, वृत्तखंड कहलाता है। अब इसमें भी मैं आपको बताया था कि एक तो दीर्घ होता है और एक क्या होता है, लघु होता है। एक कौन सा होता है, लघु होता है, ठीक है। एक तो क्या होता है, दीर्घ होता है और एक क्या होता है, लघु होता है। तो इसमें जो ये दे रखा है ना फॉर्मूला, ये वाला है ना, ये लघु वृत्तखंड का दे रखा है, कौन सा दे रखा है, लघु वृत्तखंड का दे रखा है। तो जो लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालना है ना, इसके लिए ये सूत्र आपको याद रखना पड़ेगा, पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360, है ना, पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360। एक मिनट के लिए यहाँ पर देखा जाए तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल हो गया, कौन सा, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। फिर इसमें से माइनस करना है, क्या करना है, माइनस आर स्क्वायर बटा 2, आर स्क्वायर बटा 2 और साइन थीटा, आर स्क्वायर बटा 2 साइन थीटा, ठीक है। मतलब जो लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल है इसके लिए फॉर्मूला याद रखना आपको, पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360 माइनस आर स्क्वायर अपॉन 2 साइन थीटा। जो आर है इसकी वैल्यू भी आपको क्वेश्चन में दे रखी होगी, जो थीटा है इसका मान भी आपको क्वेश्चन में दे रखा होगा, ठीक है। जैसे यहाँ पर थीटा का मान सपोज करो 60 डिग्री आ गया, कितना गया, 60 डिग्री आ गया, है ना। तो यहाँ पर थीटा के स्थान पे कितना रखोगे, 60 रखोगे, और यहाँ पर भी क्या रखोगे, 60 रखोगे। तो फिर ये क्या हो जाएगा, साइन 60 हो जाएगा। और जो साइन 60 का मान होता है ना वो वैल्यू पुट करनी है नेक्स्ट स्टेप में, ठीक है, और सोल्व करना है। तो ये तो हो गया लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल, कौन सा हो गया, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। अब इसी प्रकार दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल पूछे, क्या पूछे, दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल। तो देखो कैसे करोगे, जो सेम स्टेप जो त्रिज्यखंड में थी ना वो इसमें लागू होगी, ठीक है। जैसे ये तो लघु वृत्तखंड हो गया, कौन सा हो गया, ये तो लघु वृत्तखंड हो गया, और ये है दीर्घ वृत्तखंड, कौन सा, दीर्घ वृत्तखंड। मैं लघु वृत्तखंड का तो अभी आपको निकाल के बता दिया कि ये फॉर्मूला रहेगा, है ना। अब बात आती है कि दीर्घ वृत्तखंड का अपन कैसे निकाल लें। अब इसमें भी सीधी सी स्टेप वही है, ये क्या है, लघु वृत्तखंड है ना, ये क्या है, लघु वृत्तखंड है ना। और ये वृत्त पूरा, ये क्या है, वृत्त पूरा। अगर मैं इस पूरे वृत्त में से इस वाले भाग को हटा दूँ, हटाने का मीन्स है कि लेस कर दूँ, माइनस कर दूँ, है ना। इस वृत्त में से इसको हटा दूँ, माइनस कर दूँ, तो ये बताओ दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकलेगा या नहीं निकलेगा, निकलेगा ना। तो कहने मीन्स अपन कह सकते हैं कि कभी दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल पूछे तो सबसे पहले अपन को वृत्त का क्षेत्रफल निकालना है, वृत्त का क्षेत्रफल निकालने के बाद लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालना है, और जो वृत्त का क्षेत्रफल है इसमें से लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल क्या कर देना है, लेस कर देना है, माइनस कर देना है। तो वो क्या आ जाएगा, दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल आ जाएगा, ठीक है। अब देखो, तो ये हो गए। और एक आता है चाप की लंबाई दे रखी हो तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, कौन सा,
त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल। कब? जब चाप की लंबाई दे रखी हो, जब चाप की लंबाई दे रखी हो, जब चाप की लंबाई दे रखी हो, जब चाप की लंबाई दे रखी है ना, तब त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल क्या होता है। तो ये यहाँ पर नहीं है, तो ये सूत्र लिख लेना, आप नोट कर लेना नोटबुक में। ये होता है ए बराबर, ए क्या होता है? क्षेत्रफल होता है, ठीक है। ए बराबर 1/2 इंटू एल इंटू आर। क्या? एक मिनट वापस लिख रहा हूँ मैं। जो ए बराबर होगा ना, ये क्या होगा? 1/2 इंटू एल इंटू आर। ये फॉर्मूला कब लगाना है? ये भी क्या है? ए का मीन्स एरिया हो गया, त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल का। ए किसका है? त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल का। बट ये फॉर्मूला कहाँ यूज में करना अपन को? जब चाप की लंबाई दे रखी हो। जो ये एल है ना, ये क्या है? चाप की लंबाई। ये क्या है? चाप की लंबाई है, ठीक है। तो जब चाप की लंबाई दे रखी हो ना, तब कौन सा सूत्र यूज में लेना अपन को त्रिज्याखंड के क्षेत्रफल के लिए? 1/2 इंटू एल इंटू आर। आर का पता ही है आपको, रेडियस है जो सर्किल है उसकी, ठीक है। तो ये वाला फॉर्मूला यूज में लेना है। अब देखते हैं आगे। इस वाले फॉर्मूले पर आपको ध्यान नहीं देना है, ठीक है। ये दीर्घवृत्तखंड का क्षेत्रफल, ये भी बताया था ऊपर कि सबसे पहले वृत्त का क्षेत्रफल निकाल लेना। अरे वाल जो लघु वृत्तखंड है उसका क्षेत्रफल निकाल लेना। जो वृत्त का क्षेत्रफल है इसमें से लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल क्या कर देना? लेस कर देना। तो वो क्या आ जाएगा? दीर्घवृत्तखंड का क्षेत्रफल। तो आपको ये जो फॉर्मूले बताए हो ना, ये आपको याद करना है, तब ये 15 एक्सरसाइज है ना, ये समझ में आएगी। तो आप क्या करोगे आज? एक तो जो इसका बेसिक कॉन्सेप्ट बताया था, इंट्रोडक्शन बताया था, जो सर्किल होता क्या है ना, और वो जीवा क्या होती है ना, और जो लघु वृत्तखंड है, दीर्घ वृत्तखंड है, अर्थात जो वृत्तखंड क्या होता है, त्रिज्याखंड क्या होता है, तो इसके बारे में आपको थोड़ी सी नॉलेज रहनी चाहिए, तब फिर ये एक्सरसाइज समझ में आएगी, है ना। तो आपको आज एक तो ये फॉर्मूले वगैरह पढ़ना है, और एक जो अभी ऊपर बताया था वो सर्किल के बारे में वो पढ़ना है। और फिर नेक्स्ट क्लास में अपन स्टार्ट करेंगे 15 एक्सरसाइज। उम्मीद करता हूँ दोस्तों वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, ताकि अधिक से अधिक बच्चों को घर बैठ के कोरोना काल में स्टडी कंटिन्यू रहे। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू वीडियो देखने के लिए।